हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंट के अंदर मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। एक चैप्टर है सामग्री का नियंत्रण एवं मूल्यांकन। सामग्री का नियंत्रण एवं मूल्यांकन समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सामग्री क्या होती है। सामग्री, जैसा कि इसमें लिखा है कि सामग्री शब्द से तात्पर्य उन सभी वस्तुओं व उपलब्ध माल से किया जाता है जिनका उत्पादन या निर्माण के दौरान उपभोग या रूप परिवर्तित हो जाता है या किया जाता है। इसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल अथवा स्टोर्स भी कहा जाता है। जैसा कि इसमें लिखा है, इससे आपकी समझ में भी आ गया होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ कि सामग्री उन सभी वस्तुओं या उन सभी रॉ मटेरियल्स को कहा जाता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, किसी वस्तु का निर्माण करते हैं और उसका निर्माण करने के दौरान उस वस्तु के रूप में परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे हम लकड़ी, हमारे लिए जो है वो रॉ मटेरियल है, उससे क्या बनाते हैं? कुर्सी बनाते हैं, मेज बनाते हैं। तो सामग्री क्या है उस कुर्सी और मेज को बनाने के लिए? वो है लकड़ी, यानी वो रॉ मटेरियल, तो उसे हम सामग्री बोलते हैं। मतलब प्रयुक्त वह वस्तु जो किसी भी वस्तु के निर्माण में सहायक होगी, वो सामग्री कहलाएगी। जैसे बिना ईंटों के हम भवन निर्माण नहीं कर सकते। ईंटें क्या हुई? जो है उसका रॉ मटेरियल हो गई भवन को निर्माण करने। अब बात आती है कि ये होती कितने प्रकार की है सामग्री। सामग्री जो है निम्नलिखित 5 प्रकार की बताई गई है। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स, मटेरियल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। दूसरा है निर्माणाधीन माल की सामग्री, मटेरियल्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरा है निर्मित माल की सामग्री मटेरियल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो होता है उपकरण, इक्विपमेंट्स की सामग्री। और नंबर 5 है अन्य माल की सामग्री। रॉ मटेरियल्स के बारे में बताया गया है कि 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सामग्री जो सीधे तौर पर किसी वस्तु के उत्पादन में सहायक होती है, उसे प्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे ईंटें हो गई, उससे हम भवन का निर्माण करेंगे तो वो सीधे तौर पर प्रयुक्त होगी, बिना ईंटों के भवन नहीं बन सकता। ऐसे ही कोई वस्त्र अगर हम बना रहे हैं तो उसमें सूत का प्रयोग हो रहा है, सूत का, वो उसकी रॉ मटेरियल्स हो जाएगी, प्रत्यक्ष सामग्री हो जाएगी। ऐसे अप्रत्यक्ष सामग्री है। अप्रत्यक्ष सामग्री जैसे जितने भी हमारे पास मशीन है, उनकी सफाई के लिए जो तेल का प्रयोग करते हैं, वो सब के सब उस तरह की जो सामग्री जो प्रत्यक्ष सामग्री के रूप में न हो, यानी किसी वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से सहायक न हो, वह सारी सामग्री अप्रत्यक्ष सामग्री कहलाती है। सामग्री को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है कच्चे माल की सामग्री, रॉ मटेरियल्स। कच्चे माल की सामग्री के अंतर्गत वो माल आते हैं जिनसे वस्तु निर्मित की जाती हैं। जैसे रुई से सूत बनाने वाले उद्योग के लिए सूत निर्मित माल है, किंतु यही सूत कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल है। नंबर 2 है निर्माणाधीन माल की सामग्री, जो माल निर्माण के क्रम में अधूरा पड़ा हो, यानी वर्क इन प्रोग्रेस में। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि वह सामग्री जो निर्माणाधीन माल में उपयोग की जाएगी, अर्थात ऐसा माल जो न तो निर्मित माल की श्रेणी में आता है और न ही रॉ मटेरियल की श्रेणी में आता है, ऐसे माल को हम क्या कहते हैं? ऐसे माल पर जो है लेबर का खर्चा हो चुका होता है और कारखाने से संबंधित व्यय कर दिए गए होते हैं, ऐसे माल को हम वर्क इन प्रोग्रेस का मटेरियल बोलते हैं। नंबर 3 है निर्मित माल की सामग्री, मटेरियल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो माल पूर्णतः निर्मित हो चुके हैं। निर्मित मतलब जैसे हमने जो है साबुन बनाया, लेकिन साबुन की अभी पैकिंग नहीं की, उसकी फिनिशिंग नहीं की, तो ऐसे जो माल होते हैं निर्मित हो जाते हैं लेकिन उनकी पैकिंग और फिनिशिंग बाकी रह जाती है, ऐसे माल को हम निर्मित माल की सामग्री कहते हैं। नंबर 4 उपकरण की सामग्री, ऐसी सामग्री जिसमें मशीनों के एक्सपेंडेबल पार्ट्स या फर्नीचर आदि होते हैं, जिनका उपयोग हम प्रोडक्शन में
करते हैं जिन इक्विपमेंट्स का, उनको हम मेटल्स और इक्विपमेंट्स की सामग्री कहते हैं। अन्य माल की सामग्री, ऐसे माल का स्टॉक जो उपयुक्त श्रेणियों में नहीं आता, यह अन्य माल की सामग्री कहा जाता है। जैसे मशीनों को ढंग से चलाने के लिए तेल, ग्रीस व ईंधन आदि, यानी इन सब से हटके जो अन्य हमारे वर्क, अन्य मशीनों के रखरखाव के लिए जो चीज़ें प्रयोग की जा रही हैं, फ्यूल, तेल, ग्रीस, वो सारी की सारी सामग्री जो है भी अन्य माल की सामग्री में आती है। इसके बाद है आपका सामग्री नियंत्रण का क्षेत्र। सामग्री नियंत्रण के क्षेत्र में जो है विभिन्न टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। इन टेक्निक्स के अंदर भी सब टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम मटेरियल को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहली जो इसके स्कोप, मटेरियल कंट्रोल के स्कोप में जो सबसे पहली टेक्निक है वो सामग्री नियंत्रण की टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। इसमें सबसे पहली है ABC विश्लेषण, यानी ABC एनालिसिस। सेकंड है आपकी फिर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, स्कंद स्तर का निर्धारण। और नंबर 3 है आपका आर्थिक आदेश मात्रा विश्लेषण, इसे EOQ भी बोलते हैं। चौथा है निरंतर आगमन तकनीक, एक्सेप्ट परपेचुअल इन्वेंट्री टेक्निक्स। और पांचवा है आपका वेट एनालिसिस। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कंट्रोल, मैटर को कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा भी जो स्कोप्स हैं वो भी है परचेज ऑफ मटेरियल को क्रय करने का क्षेत्र। फिर C है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स, सामग्री को भंडार करने का क्षेत्र। और D है इश्यू ऑफ मटेरियल। ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं जो मटेरियल कंट्रोल्स को प्रभावित करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं, जिसके द्वारा हम मटेरियल्स का कंट्रोल करते हैं, भंडारण करते हैं, स्टोर करते हैं और उसकी मात्रा न अधिक हो, न ज़्यादा हो, न कम हो, उसको निर्धारित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के टेक्निक्स जो यहाँ पर बताई गई हैं उन्हें अपनाते हैं। इन टेक्निक्स के अंतर्गत सबसे पहले दिया है इसमें ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस क्या है? ABC एनालिसिस को हम ऑलवेज बेटर प्लान के रूप में भी जानते हैं। इसमें जो मटेरियल है उसकी श्रेणी को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। सबसे पहले श्रेणी है, ग्रेड है। जो इस श्रेणी में मदें सम्मिलित की जाती हैं जिनकी संस्था कुल मदों की 5% से 10% तक होती है। जिसकी जो संख्या होती है वो कुल मदों की 5 से 10% तक होती है और ये सामग्री संस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यानी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसकी इकाइयाँ बहुत कम होती हैं, उपयोग ज़्यादा होता है, इकाइयाँ कम होती है और कीमत अधिक होती है। श्रेणी B वह सामग्री जो श्रेणी A से कम महत्वपूर्ण होती है और इसकी कीमत उससे कम होती है। श्रेणी C वह सामग्री जिसमें कम विनियोग होता है तथा कीमत भी कम होती है। जैसे एक ग्राफ के द्वारा हमने समझाया कि श्रेणी A जो कुल मद हमें उसका जो प्रतिशत है श्रेणी A में वो 5 से 10% तक होता है और इसके बाद जो कुल सामग्री का प्रतिशत है वो 70 से 85% तक उसमें यूज होता है। श्रेणी B में कुल मदों का जो प्रतिशत होता है 10 से 20% होता है और इसका उपयोग 15 से 20% तक होता है। C में कुल मदों का प्रतिशत, इनकी आवश्यकता जो 70 से 85% होती है और यूज बहुत कम होता है 5 से 10%, यानी इनकी संख्या अधिक होती है लेकिन यूज कम होता है। फिर है आपका सेकंड जो है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक ऑफ लेवल। ये क्या होता है? सामग्री का न तो अति भंडारण हो और न न्यून भंडारण हो, या तो ज़्यादा भंडारण हो, स्टोर ज़्यादा हो, ना ही उसका कम स्टोर हो। अतः संग्रह कार में रखे स्टॉक का प्रत्येक मद का अधिकतम स्तर यानी मैक्सिमम लेवल हो
न्यूनतम लेवल, मिनिमम लेवल और आदेश बिंदु जो होता है उसे उस स्तर को नापने के लिए स्कंद स्तर का निर्धारण। बाद हम जो पढ़ रहे थे वो है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सामग्री नियंत्रण यानी जो मटेरियल कंट्रोल है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो विनियोग का अनुकूलतम स्तर बनाए रखना होता है। यानी सामग्री का वह स्तर जो जहाँ पर वो सामग्री का सही उपयोग हो जाए, ना तो वो बढ़े और ना वो घटे, तो ऐसे स्तर को हम मटेरियल कंट्रोल कहते हैं। लेकिन उस मटेरियल कंट्रोल का जो लेवल है उसका जो डिटर्मिनेशन करना होता है उसको कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि जब सामग्री का स्तर बढ़ जाता है तो लागतें भी बढ़ जाती हैं, और जब घटता है तो सामग्री की कमी होने लगती है। जो सामग्री की कमी होने का एक लॉस ये होता है कि जो ऑर्डर आता है उसकी हम पूर्ति नहीं कर पाते, और जब मटेरियल बढ़ जाता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, तो हमारा मूल्य प्राइस बढ़ जाता है। इसलिए इनके जो लेवल्स हैं उन पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न प्रकार के जो डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक ऑफ लेवल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। उनके कुछ फॉर्मूलेज हैं। जब सबसे पहला है मिनिमम इन्वेंट्री या स्टॉक लेवल। मिनिमम इन्वेंट्री यानी न्यूनतम स्कंद लेवल स्तर जो होता है, न्यूनतम स्कंद स्तर, उसका जो फॉर्मूला है इसमें आर एल यानी रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट एन सी आर यानी नॉर्मल कंजप्शन रेट या एवरेज यूजेज रेट भी बोलते हैं इसको, नॉर्मल कंजप्शन रेट या एवरेज यूजेज रेट भी बोलते हैं, इनटू NRP नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड या नॉर्मल लीड टाइम। दूसरा फॉर्मूला इसका जो अगर ऊपर वाला फॉर्मूला है इससे हटके जो एक और फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजर रेट एंड एवरेज लीड टाइम। इन दोनों फार्मूलों कोई सा भी फार्मूला यूज़ करके आप जो है मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल सकते हैं। यहाँ पर RL क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, रीऑर्डर लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल कैसे निकालेंगे। अगर रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में निकला हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, और यदि रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में ज्ञात नहीं है तो फिर हमें रीऑर्डर लेवल भी निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल बराबर मैक्सिमम कंजप्शन, जो मैक्सिमम आपका यूजेज है वो, और मैक्सिमम लीड टाइम जो आपका हाईएस्ट उसका लीड टाइम होगा, वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। नंबर 2 है फिर आपका मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम लेवल बराबर बताया कि रीऑर्डर पॉइंट जो आपका रीऑर्डर ये वाला है रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट कर देंगे मैक्सिमम मिनिमम यूजेज रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम यूजेज रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम ब्रैकेट 1 प्लस EOQ मतलब जो है रीऑर्डर क्वांटिटी, इसे मितव्ययी आदेश मात्रा भी आप बोलते हैं, या तो वो EOQ दे के रखेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या फिर आपका रीऑर्डर क्वांटिटी, ये इन दोनों में से। अच्छा, इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका क्या है, जैसे मिनिमम इन्वेंट्री या स्टॉक लेवल है ये पहले वाला, इसमें सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल है, यानी नॉर्मल कंजप्शन, नॉर्मल यूजेज रेट या एवरेज यूजेज रेट इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड या नॉर्मल लीड टाइम। रीऑर्डर में मैक्सिमम और मैक्सिमम लीड टाइम, और मैक्सिमम में मिनिमम रीऑर्डर पॉइंट में से हम घटा देंगे मिनिमम यूजेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम, और प्लस क्या कर देंगे रीऑर्डर क्वांटिटी, ये इसका। फिर है नंबर 4 एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमने एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है तो पहले मैक्सिमम लेवल निकालेंगे, फिर मिनिमम लेवल निकालेंगे और इसके अपॉन कर देंगे 2, तो हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। अगर मैक्सिमम लेवल निकला दिया है या मिनिमम लेवल निकाला हुआ दे रखा है तब अपॉन 2 करके हम एवरेज स्टॉक लेवल निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ हमें सबसे पहले मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है और मैक्सिमम लेवल निकालना है, और इन दोनों पे अपॉन 2 कर देंगे ये। फिर है नंबर 4
नंबर 4 है आपका डेंजर लेवल। डेंजर लेवल वो खतरे का स्तर जहाँ पर सामग्री ना तो ज़्यादा हो और ना कम हो। अगर हो गई है तो उसे कैसे निकालें? इसमें दिया है कि मिनिमम कंजप्शन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम या फिर एवरेज यूजेज रेट इनटू इमरजेंट लीड टाइम, यानी इमरजेंसी लीड टाइम। इससे हम डेंजर लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 5 है फिर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अगर आपको स्कंद टर्नओवर रेशो आवर्त अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मटेरियल कंजप्शन, जो भी आपका मटेरियल कंजप्शन होगा अपन उसको कर देंगे एवरेज स्टॉक लेवल, यानी एवरेज स्टॉक। ठीक है, ये निकला दिया होगा मटेरियल कंजप्शन अपन कर देंगे एवरेज स्टॉक। फिर है नंबर 6 इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। अगर आपको स्कंद आवर्त का अवधि निकालनी है तो एक साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन को डिवाइड बाई कर देंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से। ये है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आपकी अवधि आ जाएगी। फिर है आपका नंबर 7 नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। जितने भी ऑर्डर आपके एक साल में आते हैं उनका नंबर्स कैसे निकालें, कितने हैं? तो एनुअल कंजप्शन या यूजेस, जितना भी वार्षिक उपभोग होगा वो, और उसके अपन कर देंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। इन कुछ लेवल हमने आपको पढ़ाए हैं। इन्हीं लेवल के आधार पर इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो इन नियमों, इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक ऑफ लेवल्स के आधार पर ही हैं। और यदि ये स्टॉक ऑफ लेवल्स के फार्मूले आपको याद हो गए, इसे याद करने का आसान तरीका है, जैसे मैंने बताया कि मिनिमम इन्वेंट्री में सब नॉर्मल आएगा, नॉर्मल कंजप्शन डेट, नॉर्मल लीड टाइम, या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, या नॉर्मल लीड टाइम, या इसमें एवरेज का भी ले सकते हैं। उसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे रीऑर्डर में से। ठीक है, रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं? रीऑर्डर लेवल जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। इसे याद करने का तरीका यही, और मैक्सिमम वाले में मिनिमम आ जाता है ना। तो ये जो फॉर्मूले हैं आप सभी